प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही शिकायतों की स्थिति का भी लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। 7,725 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख रोजगार पैदा करने की योजना को मिली मंजूरी। यूनाइटेड किंगडम से लौटे प्रदेश में 10 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। 2 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में विशेष सतर्कता अभियान तेज। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवान नेत्रपाल सिंह का अलीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। लोगों ने शहीद को दी नम आंखों से विदाई। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कई परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही शिकायतों की स्थिति का जायजा लिया। उनमें रेलवे, सड़क परिवहन, आवास और शहरी विकास से संबंधित मामले शामिल रहे। उन सभी की लागत तकरीबन 1 लाख करोड़ की है, जो कि कुल 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादर नगर हवेली शामिल है। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत व जल जीवन मिशन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों यानी 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी कहा और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द ही जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने का खाका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायतों के बारे में जानकारी उन्होंने ली। उन्होंने शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 35वीं समीक्षा बैठक में 280 परियोजनाओं के साथ ही 50 योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवे, बंदरगाह है, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी है। एक और फैसले के मुताबिक पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए के खर्च से एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बंदरगाह निर्माण करने का फैसला लिया गया है। CBIC मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के अंतर्गत कृष्णापट्टनम और तुमकुर में औद्योगिक गलियारा नोड्स को स्वीकृति दी है। साथ ही ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को भी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए सरकार ने 7,725 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इसमें 2.8 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवेज है, जहां बंदरगाह है, जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का, क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। पहली पीढ़ी IG एथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना के तहत चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शरबत, गन्ना, चीनी, पत्ता आदि से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। सरकार की इस योजना से जहां देश के किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं लघु और मध्यम क्षेत्र की इकाइयों में युवाओं की भागीदारी से रोजगार में वृद्धि होगी। 40,000 करोड़ रुपए की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से ऑलरेडी 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज
4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया। मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह में कैप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,004.63 करोड़ रुपए है। 25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला है, 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप वेसल्स आ पाएगी। डॉक बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को अनुमति दी है। इसके लिए त्वरित निर्यात के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए MOU को स्वीकृति दी है। इस MOU के क्रम में DOS, इसरो और भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता हुई और वार्ता से पहले ही सरकार ने कहा था कि साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान की ओर हम आगे बढ़ेंगे और बुधवार को ये बात सामने आई। बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को होगी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि संवाद से समाधान की ओर बढ़ा जा रहा है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का एक चरण बुधवार को हुआ। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन पहुंचे, जहां सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, MSP की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों में 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी, उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी।
किसानों ने भी वार्ता को सकारात्मक बताया है। जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं अभी हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और MSP पे 2 चीज रहेगी है। 2 चीजों पे ही बातचीत होगी 4 तारीख में। बिजली सोध बिल ते पराली वाला कानून दोनों सरकार ने वापस ले ले ते बाकी दे जेडे 3 कानून जिन्हां दा झगड़ा है MSP का मसला है 4 तारीख को मीटिंग होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता हुई। विज्ञान भवन में वार्ता के बीच मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर खाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लाइन में दिखे। सरकार का कहना है कि साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को वो प्रतिबद्ध है। आंदोलन के बीच विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो खुद किसान परिवार में पैदा हुए हैं और खेती किसानी के बारे में राहुल गांधी से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान। कृषि यह रीढ़ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने बाकी सरकारों की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी बढ़ाया है और तीनों कानूनों के माध्यम से सरकार ने पूरी कोशिश की है कि किसानों की आमदनी 2-3 गुना बढ़े। उन्होंने किसानों से इस मसले पर क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करने की अपील की और कहा कि अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। हमारे किसान भाइयों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लास बाय क्लास डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए हैं और इससे किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। अब देखना है कि इसका हल कब तक निकलता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के वायरस का जो नया वेरिएंट है उससे चिंताएं बढ़ाई थी, लेकिन इसे भी ट्रैक ट्रेस की प्रभावी नीति के तौर पर यहां लागू किया जा रहा है और उस पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि यूके में एक और टीके को मंजूरी मिल गई है। देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप यानी नए वेरिएंट के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। देश में अब तक ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 20 हो गई है, तो मंगलवार तक सिर्फ 6 थे। अब तक जांच किए गए कुल 107 नमूनों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 20 लोग ब्रिटेन के स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। सरकार कोरोना की नए स्ट्रेन की व्यवस्थित जांच कर रही है। सरकार की अलग अलग एजेंसियों की 10 प्रयोगशालाओं में नए स्ट्रेन की जांच हो रही है। 20 नए मामलों में सबसे ज्यादा 8 मामले एनसीडीसी दिल्ली की लैब में पाए गए हैं। वहीं निमहांस की लैब में 7 नए मामलों का पता चला है। दरअसल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम सीक्वेंस के लिए 10 सरकारी प्रयोगशालाओं का एक कंसोर्शियम बनाया है।
जीनोम कंसोर्शियम अपनी प्रयोगशालाओं में नए स्वरूप को पता लगाने का काम व निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन में वायरस का नया स्वरूप मिलने से पहले ही देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में ऐसे करीब 5000 जीनोम सीक्वेंस कर चुका है। जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ाता। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में आए कोरोना वैक्सीन इससे निपटने में सक्षम है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ्लाइटों पर लगी रोक को 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 7 जनवरी 2021 तक ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों की अस्थायी निलंबन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद सख्ती से उड़ानों की बहाली होगी, जिसके लिए विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर रोक 7 जनवरी तक बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुशंसा की थी। इसके अलावा देश में संक्रमित पाए जाने वाले कुल मरीजों में से 5% रोजाना जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे जाएंगे। उधर ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले ब्रिटेन फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। अब संकेत मिल रहे हैं कि ब्रिटेन में आम लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन देने की शुरुआत ब्रिटेन में जल्द की जाएगी। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अब अपने वैज्ञानिक समिति कमीशन ऑन ह्यूमन मेडिसिन की सलाह के आधार पर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को आपूर्ति और उपयोग के शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई है। इन्हें 4 से 12 हफ्तों के दौरान 2 खुराक वैक्सीन दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आज मैं फिर से कहूंगी, जनता की सुरक्षा हमारे लिए पहले है। इसके साथ ही यूके ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के ऑर्डर दिए हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी देने के साथ ही ब्रिटेन में टीकाकरण में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सस्ती है और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को एक सामान्य फ्रिज में भी रखा जा सकता है। बात करें देश में कोरोना की ताजा स्थिति के मामलों की, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 98,34,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.99% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 26,572 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत अभी भी उन देशों में शामिल है जहां दैनिक संक्रमण के मामले लगातार कम हुए हैं, तो वहीं पिछले सप्ताह पॉजिटिविटी दर भी 2% के आसपास है। साथ ही संक्रमण के 60% मामले सिर्फ 5 राज्यों तक ही सिमटे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में 9 दिसंबर के बाद यूनाइटेड किंगडम से जो लोग लौट कर आए हैं उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला है। ये दोनों मामले मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2500 सैंपल लिए जा चुके हैं। यूके से लौट कर आने वालों में 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 2 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। जो लोग यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए हैं 9 दिसंबर के बाद से, उनके लगातार सैंपल्स की जांच करवाई जा रही है। अब तक हम लगभग 2500 सैंपल हम भेज चुके हैं और उनमें से जो यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए हैं ऐसे 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड से संक्रमित पाए गए। तो इनके जीन सीक्वेंसिंग के लिए कि कौन सा वायरस है, जो नए वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए इनको प्रयोगशाला में भेजा गया है और जो अभी तक परिणाम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें कोविड के जो नया वेरिएंट है, जो नया स्ट्रेन है, उसकी पुष्टि हुई है। एक मामला मेरठ से आया है और एक मामला गौतम बुद्ध नगर से आया है। अभी तक केवल 2 ऐसे मामले पुष्ट हुए हैं, जबकि 2112 मामले निगेटिव पाए जा चुके हैं। उनमें कोई भी
कोविड के किसी भी स्ट्रेन की या कोविड होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चित्रकूट में 133 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चित्रकूट में संचालित सभी विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि चित्रकूट धाम मंडल में 600 करोड़ रुपए के पुलों के निर्माण की योजनाएं संचालित हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन 11 किलोमीटर सड़क का जहां निर्माण कराया जा रहा है, वहीं 9 किलोमीटर सड़क का प्रतिदिन सुधार किया जा रहा है। साथ ही हर 3 दिन में एक पुल का निर्माण कर जनता को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 40 करोड़ गरीब व्यक्तियों के जनधन खाते खोलने का कार्य किया गया है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है तथा कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। बुंदेलखंड के विकास की दृष्टि से हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण विकास प्रयास का है, उससे कम महत्व हमारे लिए चित्रकूट धाम नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितना महत्व अयोध्या धाम का है, उससे कम महत्व चित्रकूट धाम का नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का खजाना हो, चाहे केंद्र की सरकार का खजाना हो, या बुंदेलखंड के विकास के लिए खुला हुआ है। बलरामपुर जिले में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दौरा कर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में किसानों के धान पारदर्शी पूर्ण तरीके से खरीदने का निर्देश केंद्र प्रभारी को दिया। जिले में 12,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 13,557 मीट्रिक टन धान खरीद हो चुका है। जिले में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा मंडी समिति में पहुंचकर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया एवं किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर तथा उसके निराकरण का आदेश क्रय केंद्र प्रभारी को दिया। उन्होंने पारदर्शी पूर्ण खरीद के लिए व बिचौलियों को खत्म करने के लिए किसानों से आईडी लेकर खरीद करने का निर्देश दिया। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि प्रदेश में किसानों का धान तेजी से खरीदा जा रहा है। अभी तक 2014 के पहले 14,000 टन यहाँ खरीदा जाता था। इस समय हम लोगों ने 1,13,000 टन खरीदा है, माने उससे कई गुना अधिक है। पैसा भी किसानों के खाते में जा रहा है, किसानों की खितौनी ली जा रही है। उस खितौनी का वेरिफिकेशन हो जाए, इसलिए आईडी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इन सारी चेकिंग कर रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से 112% हो गया। तो अब ये स्थिति है। अब आप कल्पना करें कि हम कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं और जो सरकार की भंडारण क्षमता है, जब हम आए थे उस समय सरकार की भंडारण क्षमता थी 39 लाख मीट्रिक टन। आज हमारी भंडारण क्षमता है 76 लाख मीट्रिक टन, लेकिन वो 76 लाख मीट्रिक टन भी हमारा फुल हो गया है। अब हमारी स्थिति ये है, लेकिन ना हम खरीदना बंद करेंगे, ना हम किसान को किसी प्रकार से परेशान होने देंगे। ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास अलीगढ़ में पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिस्वा गांव में शहीद को नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री समेत तमाम अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी। जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनको स्टेट ऑनर हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है और मैं आज यहाँ उनको सम्मान देने के लिए उपस्थित हूँ। और प्रदेश सरकार के द्वारा उनके जो हमारे शहीद हैं उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। उनके परिवार में किसी को मृतक आश्रित के तौर पे एक नौकरी भी परिवार में दी जाएगी और जो हमारे शहीद हैं उनके नाम के ऊपर गांव में कोई रास्ता है, उनके नाम के ऊपर, शहीद के ऊपर, उस रास्ते का भी नाम जो हमारे शहीद हैं उनके नाम करने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। अंबेडकर नगर जिले में जिला सेवा योजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई अन्य प्रदेशों की कंपनियों ने जिले के युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। मेले में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि युवा अपने को बेरोजगार न समझें, बल्कि जब भी खाली रहें कुछ न कुछ सीखते रहें, क्योंकि वे अपने हुनर के दम पर स्वयं रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
जिला सेवा योजना अधिकारी देवव्रत ने बताया कि इस रोजगार मेले में कुल 20 से अधिक कंपनियां आई हैं, जिनके पास 2000 से अधिक युवाओं के लिए रिक्तियां मौजूद हैं। रोजगार मेले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि युवाओं की जो उम्मीद है, आप देखा कितनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो इनको देख के मुझे बहुत उम्मीद जगी है। और अभी हम फिर दोबारा अगले महीने इसका आयोजन करेंगे। और हमने सोचा है कि रोजगार मेले के दिन हम लोन मेला भी लगाएंगे, बैंकों को बुलाएंगे, जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं, बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनके लिए जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं ऐसा करेंगे। और सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिसे करने के लिए पैसा बैंकों में उपलब्ध है। ये रोजगार मेला लगभग 21 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और 2500 से ज्यादा रिक्तियां हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने सेवायोजन के वेबसाइट से लगभग 25,000 बच्चों को बल्क एसएमएस फ्लोट कराया और पेपरों में भी निकला। काफी संख्या में बच्चे आ चुके हैं। कंपनियां बहुत सारी हैं। वर्धमान नीटिंग यार्न्स का नाम आपने सुना होगा, वो है। G4S सिक्योरिटीज है, एक्सजेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड है, पार्थ फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड है। काफी कंपनियां हैं, 21 कंपनियां हैं। हम वर्धमान के लिए बेसिकली काम करते हैं, जिसमें हम स्पिनिंग, सिलाई जैसे अलग अलग यूनिट्स हैं। पूरे लुधियाने में, पूरे पंजाब में जो है टोटल 27 यूनिट्स हमारी चलती हैं। हमें बेसिकली 2 यूनिट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला हमारा है जो हिमाचल प्रदेश में है, स्पिनिंग यूनिट है हमारी। स्पिनिंग में लगभग हमें 125 बच्चों की ज़रूरत है वहाँ की यूनिट के लिए, जहाँ पे धागा बनाने का काम होता है। बहुत मेजर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे उसको जोड़ गुणा भाग ये सब आना चाहिए और फिजिकली वो बिल्कुल फिट हो। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में बहुत से शिक्षित युवा महानगरों से वापस घर लौट आए। इन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के तमाम प्रयास चल रहे हैं। भदोही जिला प्रशासन प्रवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से भदोही जिले के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में एक रोजगार मेले का आयोजन किया है। ये रोजगार मेला लॉकडाउन के बाद जिले में पहली बार लगाया गया है, जिसमें देश प्रदेश की 15 कंपनी ने प्रतिभाग किया है। इस रोजगार मेले में 400 नियुक्तियों को लेकर 650 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां पर इनका शैक्षिक प्रमाण पत्र देखने के बाद इंटरव्यू के माध्यम से चयनित युवकों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। मेले में 400 पदों पर नियुक्ति के लिए 15 देश प्रदेश की कंपनियों के अधिकारी आए। इन 400 पदों पर नियुक्ति के लिए जिले भर से 650 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। नौकरी रोजगार मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे बेनिफिट है जो प्रदेश तक जा रहे हैं, प्रदेश में नौकरियां पा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। रोजगार मेले के वजह से जो सरकार ने योजना चलाई, इस योजना के तहत हम कहीं भी जाके जॉब नौकरी पा सकते। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, जो अब सरकार ने व्यवस्था लागू किया है। एजेंसियां, कंपनियां आई हैं, सब अपने बच्चे, मतलब जो बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित है, बेरोजगार हैं, उनके लिए कंपनियां आई हैं, तो लोग अपने मतलब जॉब के लिए आए हैं। सर देख रहे हैं, सब बच्चे अपने हिसाब से देख रहे हैं कि कहाँ ज्वाइन करना है। जिस कंपनी में पसंद आए अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। किस फील्ड में कौन से लोग मतलब अपने योग्यता के अनुसार लोग अपना चयन कर रहे हैं। फतेहपुर में बच्चों के पोषण का सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग विशेष ध्यान दे रही है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत परिषदीय स्कूल बंद हैं। सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन व दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से जारी है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत सूखा राशन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरण कर घर पहुंचाया जा रहा है तथा खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि भी उनके खातों में भिजवाई जा रही है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई के साथ बच्चों के खान पान में कोई दिक्कत न हो। जिले में 2650 परिषदीय स्कूल संचालित हैं, जहां सभी बच्चों को योजना का लाभ देते हुए सूखा राशन सामग्री मिल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से स्कूल बंद हो जाने के कारण स्कूल में बच्चों को ताजा भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा था। शासन के निर्णय के उपरांत सभी बच्चों को निर्धारित खाद्यान्न मात्रा कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है और कन्वर्जन कास्ट प्रति बच्चा विद्यालय को मिलता था, वो बच्चों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के गिरहतपुर गांव में कल अनियंत्रित ट्रक और ऑटो की सामने टक्कर में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हैं, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना सिधारी में गिरधरपुर पर एक टेम्पो और ट्रक के बीच में ये दुर्घटना घटी है।
इसमें यहाँ जिला अस्पताल में सभी मजरूर पहुँचे। इसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है। एक लड़का 8 वर्ष का और एक बच्चा 2 वर्ष का, ये डेथ हुई है। और एक बच्ची के पैर कटे हुए हैं, तो उसका भी ये प्रयास किया जा रहा है कि वो किस परिवार से संबंधित है। उसके भी परिजन नहीं मतलब पता चल पा रहे हैं। उसको इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।